हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेजर पेपर डीएससी 8 का सब्जेक्ट शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यवसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यवसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इसमें यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट नंबर के सभी चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहां पे सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हम यूनिट नंबर 2 का जो 4th चैप्टर है इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी, वो यूनिट नंबर 2 पर, यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 5 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका व्यवसायिक नीति, व्यवसायिक विकास नीति और विभिन्न एजेंसियां जो है उनकी क्या भूमिका होती है, इस सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका अलग अलग जो एजेंसियां हैं, जो अलग अलग संगठन है, उनकी क्या भूमिका है, अलग अलग नीतियों की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम उद्देश्य समझते हैं। उद्देश्य क्या कहता है? तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या कहता है कि इस पार्ट में हम समझेंगे कि शिक्षक का जो व्यवसायिक विकास है, जो नीतियां हैं, जो आयोग है, समितियां हैं, ठीक है, और विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं वो कैसे जुड़ी होती हैं शिक्षक के व्यवसायिक विकास के साथ साथ। हम ये भी देखेंगे कि समय के साथ जो आपका शिक्षक की जो शिक्षा है, यानी टीचर एजुकेशन जो है, और टीचर का जो डेवलपमेंट है, इनकी जो सोच है वो कैसे समय के अनुसार बदलती गई है, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो परिचय है आपका वो क्या कहता है। तो शिक्षक का विकास केवल व्यक्तिगत प्रयास उसमें नहीं होते हैं शामिल, बल्कि उसके पीछे की जो शिक्षा नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय आयोग है, प्रशिक्षण संस्थान है, सरकारी एजेंसियां, ये सब मिलके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सिर्फ और सिर्फ टीचर का इसमें पर्सनल जो प्रैक्टिस है वो ही नहीं होती, व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं होता, बल्कि टीचर के साथ जो आपकी शिक्षा की जो नीतियां होती हैं, जो राष्ट्रीय आयोग होते हैं, जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसियां होती है, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक शिक्षक का विकास करने में सहायता करते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भारत में जो शिक्षा जो है उसको मजबूत करने के लिए कौन कौन सी ऐसी समितियां बनाई गई है, कौन कौन से ऐसे संगठन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपकी समिति आई थी वो थी माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। उसके बाद आपका कोठारी आयोग आया था, फिर आपका आया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। उसके बाद आपकी एनईपी 1986 आई थी। उसके बाद आपका एनसीएफ आया था 2009, और हाल ही के वर्षों में आपका जो समग्र शिक्षा अभियान है और जो ड्राफ्ट एनईपी 2019 है, ये सारी पहलकदमियां जो थी वो सरकार के द्वारा उठाई गई थी। तो अब इसे एग्जाम्पल से समझे तो एक टीचर जब वर्कशॉप में अपनी नई टीचिंग मेथड को सीखता है, क्लासरूम में उसे अप्लाई करता है, तो उसके पीछे भी क्या होती है, आपकी पॉलिसीज बनी होती है, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, और फिर आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता है, इन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इसी को फिर हम क्या देखते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से फिर इसको हम जानते हैं, देखते हैं। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सिर्फ वो इंडिविजुअल ही नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की जो आपकी पॉलिसीज होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता है, वो सभी जुड़े हुए होते हैं। तो वो किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं और कौन कौन सी आपकी पॉलिसीज है जिन्होंने टीचर के डेवलपमेंट में हेल्प करी है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट है वो भी हुआ है। तो एक एक करके सभी नीतियों को, सभी पॉलिसीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपकी नीति है वो कौन सी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो आपका 1952 से लेके 1953 तक आया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार ने की थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो आपकी शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो सिर्फ भारतों की जरूरतों और आदर्शों पे ही क्या होगा,
उसी के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है, भारत की जरूरतों और उसी के अनुरूप होना चाहिए, आदर्शों के अनुसार। तो इस आयोग ने क्या करा कि जो आपकी सामाजिक व्यवस्था है ना, उसे किससे जोड़ दिया, राष्ट्रीय विकास से जोड़ दिया है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई कि इस आयोग ने अपना जो कार्य आधारित और जीवन उपयोगी शिक्षा देने की इन्होंने क्या बोली, एक दिशा दिखाई। यानी इस जो ये जो नीति थी आपकी, इसने क्या बोला कि इसके अंदर आपका जो कार्य आधारित है, जो जीवन के अंदर यूजफुल जो एजुकेशन है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने कार्य करा। और बाद में जो आपके शिक्षा जो है और जो आपका करिकुलम सुधार जो है, ठीक है, यानी जो आपका पाठ्यक्रम जो है उसकी सुधार पे भी इन्होंने क्या करा, असर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है वो पढ़ाई को लोकल लाइफ से जोड़कर समझाता है, ठीक है, जैसा आपका विज्ञान को खेती के थ्रू समझाया जाता है या स्वास्थ्य या रोजमर्रा समस्या को, तो ये उसकी क्या होती है, सोच होती है, प्रैक्टिकल रूप होता है। यानी माध्यमिक शिक्षा नीति जो थी उसका ऐसा मानना था कि जो भी आपकी एजुकेशन होगी उसको आप रियल लाइफ से जोड़ के, लाइफ में उपयोग होने वाली चीजों से जोड़ के, और लाइफ जीवन उपयोगी जो शिक्षा है, लाइफ में यूज होने वाली जो आपकी एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो आपकी पॉलिसी थी इसने ये बताया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉलिसी जो है आपकी वो है कठोरी आयोग, ठीक है, कठोरी आयोग रिपोर्ट, जो आपकी हुई थी 1964 से 1966 तक ये आपकी चली थी। इसको डॉक्टर DS कठोरी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो क्या था कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन के साथ साथ आपका नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास का भी इसमें पहल की गई थी। तो इस आयोग ने क्या करा, इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का मुख्य साधन माना था। यानी जब आपकी शिक्षा अच्छी होगी तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। इस पहल का ऐसा मानना था, इस रिपोर्ट का ऐसा मानना था। तो इसके अंदर क्या था कि सिर्फ आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि जो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसके साथ जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, इन दोनों के बीच का भी जो बैलेंस है वो भी इसके अंदर क्या किया गया था, उसके ऊपर भी जोर दिया गया था कि जो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है और जो सोशल डेवलपमेंट है, इनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। और इसका संदेश क्या था इस रिपोर्ट का, कि इस आयोग ने ये बताया था कि जो टीचर एजुकेशन है ना, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, व्यवस्थित उसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है, अधिक व्यवस्थित रूप उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आपके आधुनिक और विकास जो है, यानी जो भी आपके मॉडर्न स्किल्स है या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, और उनको भी इसके अंदर क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, जिससे आपका जो डेवलपमेंट है वो उन्मुख बनाने की दिशा दी गई थी। यानी आपका जो टीचर का जो डेवलपमेंट है, साथ में जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट भी है, उससे जो आपका डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो कठोरी आयोग ने क्या करा था, कोठारी आयोग ने क्या करा था कि एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी जोर दिया था। इनका ऐसा मानना था कि अगर शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा जाए तो राष्ट्रीय विकास का मुख्य साधन ही क्या कहलाएगी, आपकी शिक्षा कहलाएगी। और इसके अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होगा, ठीक है। और इसका संदेश क्या था कि टीचर एजुकेशन अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, अधिक रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई टीचर बच्चों को केवल याद करने के बजाय उसे सोचने और समाज से जोड़ने में मदद करता है, तो वो क्या है, कठोरी आयोग का जो आपका विचारधारा जो है, जो थिंकिंग है, ठीक है, उसको अपनाता है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी कोई टीचर बच्चों को रटवाने की बजाय उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता है या समाज से जोड़ के उन्हें कोई शिक्षा देता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कोठारी आयोग से संबंधित जो आपकी विचारधारा है वो कहलाता है। यानी ऑल ओवर अगर इसे शॉर्ट में समझे तो आपका कोठारी आयोग जो रिपोर्ट थी ना, इसके अंदर बच्चों को प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड ज्यादातर चीजें कराने के ऊपर बात की गई थी। रोट लर्निंग जो आपकी होती है, यानी रटने की जो पद्धति होती है, उसको हटाने की बात की गई थी। यानी बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो उन्हें समझाइए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, उन्हें अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए, चाहे आप प्ले वे मेथड से कीजिए, चाहे फन लर्निंग से कीजिए, या फिर आप एक्सप्लोरिंग कराइए, या फिर आप नेचर वॉक कराइए, लेकिन बच्चों को याद कराने की बजाय आप उन्हें सोचने के लिए, ठीक है, उन्हें एक्सप्लोर करवाइए, उन्हें एडवेंचर कराइए, ठीक है, तभी बच्चे क्या होंगे, सीख पाएंगे। और ज्यादातर इसके अंदर आपका जो रटने की जो चीजें हैं उसको अवॉइड करने के लिए बात की गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिसी आपकी राष्ट्रीय शिक्षण आयोग, जो आपका 1983 से 1985 तक चला था, यानी 1983 से 1985 तक ये रहा था, ठीक है। चट्टोपाध्याय जो आपके थे आयोग से प्रसिद्ध थे, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, द टीचर एंड सोसाइटी।
इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था, टीचर जैसा होगा वैसी आपकी जो सोसाइटी है उसका भी निर्माण वैसे ही होगा। यानी द टीचर एंड द सोसाइटी में आपके 4 राष्ट्रीय लक्ष्यों को शामिल किया गया था, जिसके अंदर आपकी जो एजुकेशन थी, एजुकेशन को इन लक्ष्यों में सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई थी। जो आपका यूनाइटेड सर्कुलर इंडिया है, ठीक है, पहला लक्ष्य इसका क्या था, यूनाइटेड सर्कुलर इंडिया। उसके बाद था आपका मॉडर्न नेशन, फिर था आपका सोशल डेवलपमेंट, और उसके बाद था आपका सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पर भी इसमें जोर दिया गया था। यानी आपकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें टीचर का भी जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो समाज है वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है। इसमें इसलिए इन्होंने 4 ऐसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को शामिल किया गया था कि मॉडर्न नेशन बनाएंगे, यूनाइटेड सर्कुलर इंडिया होगा, और सोशल डेवलपमेंट होगा साथ में। सोशल के साथ साथ आपका मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो होंगी वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। तो ये था आपका राष्ट्रीय शिक्षण आयोग 1983 1985। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर जब क्लास में रिस्पेक्टफुली, ठीक है, यूनिटी, इक्वालिटी और साथ में आपका साइंटिफिक जो थिंकिंग होती है इन सबको सिखाता है, तो सिर्फ वो आपको सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता बल्कि उसके जो नेशन गोल्स हैं उसको भी क्या कर रहा होता है, आगे बढ़ा रहा होता है। यानी कोई भी टीचर अगर क्लासरूम के अंदर एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बना रहा है, यूनिटी के साथ काम कर रहा है, इक्वालिटी दिखा रहा है, तो ये सब क्या है, एक साइंटिफिक थिंकिंग है। ठीक है, वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा बच्चों को बल्कि उन्हें वैल्यूज भी सिखा रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो थी आपकी इससे संबंधित थी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1983 से, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने 4 राष्ट्रीय लक्ष्यों को शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं नई पॉलिसी की, जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो आपकी एनईपी 1986 जो थी, इसके अंदर ना टीचर की एजुकेशन को और उसके जो ओवरऑल की जो बात की गई थी, इसके अंदर बोला था कि टीचर को हमें इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से उसका जो शिक्षा का जो निर्माण है, इस तरीके से उसको प्रैक्टिसेस देनी है, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। टीचर की जो एजुकेशन है एनईपी 1986 में इसके ऊपर जोर दिया गया। इसके अंदर जो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, टीचर बनने की जो बुनियादी आवश्यकता है, जिसके अंदर आपके डाइट्स, क्लास और जो भी आपकी संस्थाएं होती हैं, इनकी भूमिकाओं को मजबूत करने की बात की गई थी। ठीक है, एनटीसी जो भी आपकी स्टेटस है, इसको देने की भी दिशा इनमें बात की गई थी। यानी टीचर्स को कैसा बनाने की बात की गई थी कि टीचर अपने प्रोफेशन में एकदम कोड ऑफ एथिक्स हो उसके पास, ठीक है, इनोवेशन हो और अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है, इस सारी चीजों के ऊपर इन्होंने जोर दिया गया था। एनईपी 1986 जो थी आपकी, वो पूरे टीचर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बेस्ड थी, जिसके अंदर आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शामिल थी। टीचर की जो टीचर बनने की जो बेसिक नीड्स जो होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं जो होती हैं, जिसके अंदर आपके अलग अलग संस्थान, अलग अलग संगठन काम करते हैं, उनको डेवलप करने की इसमें बात की गई थी। और टीचर्स को जो उनकी जवाबदेही है, यानी अकाउंटेबिलिटी है और कोड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है और इनोवेशन है, इन सब पे भी जोर दिया गया था। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर स्कूल टीचर रेगुलर ट्रेनिंग लेता है, एथिकल बिहेवियर रखता है, नए नए आपके प्रैक्टिकल करता है या प्रयोग करता है, तो ये सब उसे सोच कहां से मिली, एनईपी 1986 से मिली। तो ये थी आपकी एनईपी 1986। अब हम बात करते हैं आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, ठीक है, 1990 में जो आपका एनसीएफ आया था, ठीक है, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, ठीक है, इसके अंदर क्या था, ये आपका ना एनसीएफ 2009 के अनुसार ही था। ठीक है, ये समझ लीजिए, जो आपका एनसीएफ 2009 जो था ना, एनसीएफ 2019 की जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, वो किसका एक रिव्यू थी, आपकी एनईपी 1990 का एक रिव्यू थी, जिसके अंदर आपका टीचर एजुकेशन में क्वालिटी और जो आपका रिफॉर्म है, ठीक है, इसकी बात की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो इंटर्नशिप है उसका मॉडल किस तरीके से तैयार होगा, यानी टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से दी जाएगी, उसके अंदर ब्रीफ थ्योरिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए, स्कूल बेस्ड जो आपके सरप्राइज्ड है टीचिंग है वो शामिल होने चाहिए। यानी आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति जो थी 1990 की, इसके अंदर आपका ये बोला गया था कि टीचर को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ ब्रीफ थ्योरिकल ओरिएंटेशन दे दिया बस खत्म ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर आप उसे सुपरवाइज करिए, टीचिंग दीजिए, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल टीचर ट्रेनिंग जो आपकी होती है उस पर भेजिए, तभी जो है टीचर का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो पाएगा, वो समझ पाएगा रियल क्लासरूम को। सिर्फ आपको पढ़ाने से, थ्योरी से ही उसको समझ नहीं आएगा कि रियल क्लासरूम के अंदर जो आपकी चीजें होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया था, जब भी कोई भी आपका जो स्टूडेंट टीचर जो है वो स्कूल में अगर मेंटर टीचर के साथ पढ़ाने का मौका मिलता है, तो वो भी आपका क्या है, प्रैक्टिकल टीचर है, ठीक है। यानी मैंने आपको बताई दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट टीचर जो है वो स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, तो ये भी क्या है, आपका प्रैक्टिकल टीचर बनना उसको क्या कर रहा है, सिखा रहा है।
तो ये था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, सॉरी, ये था आपका आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 मैंने आपको बता ही दिया है। इसका जो एक रिव्यू कमेटी ये एक रिव्यू कमेटी थी जो हमें देखा एनसीएफ 2009 के अनुसार, ठीक है, जिसमें आपका बोला गया था टीचर्स को इंटर्नशिप का एक मॉडल तैयार इसमें किया गया था। अब हम बात करते हैं आगे, जो आपकी रिपोर्ट है वो है यशपाल समिति रिपोर्ट 1993, जिसके अंदर आपका बात की गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। इसके अंदर जो बात की गई थी वो करिकुलम को लेकर बात की गई थी, स्टूडेंट्स के सीखने के तरीके को लेकर बात की गई थी। इसमें बोला गया था यशपाल समिति रिपोर्ट में कि जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। यानी आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका बैग जो था वो बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत भारी था, ठीक है। बच्चे इतनी सारी बुक्स लेकर आ रहे हैं, उसमें से टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेंटली रूप से हो चाहे वो फिजिकली रूप से हो। एक ऐसा करिकुलम तैयार करने की हमें आवश्यकता है जिसमें कोई भी आपका लोड ना हो, और करिकुलम को भी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, बनाना है। और साथ ही साथ आपका जो टीचर्स जो है उसके अंदर जो आपका करिकुलम जो है, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन है, इन सबको शामिल किया करना जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपकी जो एक्टिविटी है, डिस्कवरी है, ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और जो लर्निंग है, इन सब के ऊपर भी इसमें क्या करा गया, जोर दिया गया। तो स्टूडेंट्स जो आपकी जो ये वाली जो पॉलिसी है, ठीक है, यशपाल समिति रिपोर्ट जो थी ना, इसमें बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी बर्डन ना हो, चाहे वो करिकुलम का लोड हो चाहे वो कोई भी बुक्स का लोड है, बच्चों को एकदम फ्रीली इसमें बात की गई थी कि आप बच्चों को एकदम फ्रीली पढ़ाएंगे। टीचर्स जो होंगे वो बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, ऑब्जर्वेशन कराएंगे। तो ये सारी की सारी जो आपकी सोच थी वो यशपाल समिति की थी। तो अब हम आगे बात करते हैं, आपकी जो नेक्स्ट जो पॉलिसी थी वो थी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये आया था आपका 1994 में, यानी 1994 में। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर टीचर्स जो थे, टीचर्स का पार्टिसिपेशन था, इक्वालिटी इंप्रूवमेंट पे इसमें जोर दिया गया। यानी कि जो ऑल ओवर एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसके अंदर आपका DPEP यानी जो आपका जिला स्तर पर जो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ टीचर के डेवलपमेंट के ऊपर इसमें बात की गई थी, जोर दिया गया था कि टीचर अपनी क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकता है। और बाद में इसको जो था ना, वो सरकारी रिव्यू में DPEP के अंतर्गत फ्रीक्वेंट नीडेड बेस आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें रखवा दिया गया था। और इसके अंदर जो टीचर्स पार्टिसिपेशन था ना, वो कैसा होना चाहिए, एकदम चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब, ठीक है। मतलब जो टीचर की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे जो बच्चे हैं उन्हें विदाउट बर्डन या विदाउट स्ट्रेस के, या फिर हम कह सकते हैं बिना डरे उन्हें एक अच्छे से मतलब शिक्षा दी जाए। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके टीचर्स थे, ठीक है, टीचर्स को ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती थी कि वे लोकल टेक्स्ट बुक बनाने में मदद करें। और यही क्या है, आपका DPEP स्टाइल डेवलपमेंट का एक उदाहरण है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर टीचर्स क्या करे, पार्टिसिपेशन करे क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें अलग अलग टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते थे। चाइल्ड फ्रेंडली टेक्स्ट बुक जो है आपके इसके अंदर इसमें बोले गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिसी जो है आपकी, वो है NCF 2000, यानी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में, या हम कह सकते हैं पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2000, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया था, जो भी आपकी NCERT है ना, NCERT ने 2000 में जो आपका स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसको जारी किया था। ये जो था आपका 1975 और 1988 के फ्रेमवर्क के बाद आया था। आगे चल के आपका NCF 2005 के लिए आधार बन गया था। और इस पीरियड में क्या हुआ था, आपका जो करिकुलम है, जो असेसमेंट है, जो वैल्यू बेस्ड स्कूलिंग है, ये बहुत तेजी से हुई थी। यानी जो आपका NCF 2000 आया था ना, इसके अंदर आपका स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क को इसमें तैयार करा गया था। और ये भी जो था ना आपका, ये 1975 और 1988 के जो फ्रेमवर्क्स थे ना, उनको ही चलकर फिर एक नया फ्रेम बना दिया गया, उन्हीं का ही एक बेस बना दिया गया NCF 2005। इसके अंदर आपके पीरियड्स बताए गए थे, किस पीरियड्स में आपके जो करिकुलम जो होगा उसको किस तरीके से तैयार करना होगा, कितने समय में, ठीक है, कितने समय में आपको असेसमेंट लेना है स्टूडेंट्स का, कितने समय में आपकी जो वैल्यू बेस्ड जो स्कूलिंग है, ये सारी चीजों को इसमें बताया गया था NCF 2000 में। अब इस एग्जांपल से समझे, जब स्कूल सिलेबस को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे रटे नहीं बल्कि समझे, वैल्यू सीखे, तो यही सब क्या है, आपका फ्रेमवर्क बेस्ड रिफॉर्म का एक भाग है। यानी स्कूल सिलेबस को ऐसा बनाया जाए कि जिसमें बच्चे रटे नहीं, समझे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, वैल्यू को सीखे। तो ये सब जो है आपका NCF 2000
के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी जो पॉलिसी थी वो थी सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो आई थी। इसके अंदर जो था ना वो आपका एसएसए ने स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्स बनाने के लिए बात करा गया था, यानी यूनिवर्सल बनाने की इसमें बात की गई थी जो आपकी स्कूल एजुकेशन है। साथ ही साथ इसमें टीचर ट्रेनिंग को भी इसमें इंपॉर्टेंस दी गई थी और इसके अंदर जो आपकी आधिकारिक सामग्री है उसमें टीचर ट्रेनिंग के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, इन सर्विस रिफ्रेशर, रिसोर्स जो आपके पर्सन है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया था। यानी सर्व शिक्षा अभियान 2001 जो था आपका वो एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने की इसमें बात की गई थी, यानी सर्वभौमिक बनाने की इसमें बात की गई थी और साथ में टीचर की ट्रेनिंग को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। और टीचर ट्रेनिंग के अंतर्गत जो भी आपके इंट्रोडक्शन आता है, इन सर्विस जो आपकी ट्रेनिंग आती है, ठीक है, वो सब इसके अंदर शामिल हुई थी। और साथ ही साथ जो आपका रिसोर्स पर्सन है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इस सबको भी इसके अंदर जोड़ा गया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई नया टीचर है, ठीक है, अगर नया टीचर ज्वाइनिंग के बाद अपना इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग लेता है, फिर वो हर साल रिफ्रेशर ट्रेनिंग करता है, तो ये सब आपका क्या है, एसएसए टाइप सपोर्ट का एक क्या है, लाभ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो ये भी आपका एक फ्रेमवर्क था जिसके अंदर आपका लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इसको माना जाता है। इसमें कहा गया था कि जो आपकी नॉलेज है ना, नॉलेज को स्कूल के बाहर की लाइफ से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें रटने को इसमें दूर करा जाएगा, यानी रोट लर्निंग को इसमें दूर रखा जाएगा। बच्चों की जो नॉलेज है स्कूल के बाहर की जो लाइफ है उससे जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका करिकुलम जो होगा वो ऐसा तैयार करा जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड तैयार किया जाएगा, यानी बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर आपका चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है वो तैयार किया जाएगा। और असेसमेंट और क्लासरूम राइट से भी इसको जोड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीचर जब लेसन को स्टोरी, एक्टिविटी, लोकल एग्जाम्पल से, डिस्कशन के मेथड से पढ़ाता है, तो ये सब आपकी कौन सी अप्रोचेस कहलाती हैं? ये सब आपकी एनसीएफ 2005 की अप्रोचेस कहलाती हैं, जिसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को क्या किया गया था, इस पे जोर दिया गया था, यानी बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट पॉलिसी जो है वो है राष्ट्रीय नीति रिपोर्ट 2005। अब इसके अंदर क्या था कि जो 2005 में जो आपकी पॉलिसी थिंकिंग आई थी ना, उसको एजुकेशन और सोशल कंटेक्स्ट, वैल्यू, इक्वालिटी, मीनिंगफुल लर्निंग से जोड़ा गया था। यानी 2005 में जो आपकी इसमें क्या हुआ था, एनसीएफ 2005 में इसमें बस थिंकिंग की गई थी, पॉलिसी को बनाया गया था, सोचा गया था। ठीक है, और फिर 2005 की जो रिपोर्ट दोबारा से आई थी, राष्ट्रीय नीति रिपोर्ट 2005, इसके अंदर क्या किया गया था, फिर आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर सोशल कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू, इक्वालिटी और मीनिंगफुल लर्निंग को इसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था। उसी पीरियड में जो आपकी स्कूलिंग जो शिक्षा है, स्कूल की जो एजुकेशन है और साथ में आपका जो करिकुलम रिफॉर्म है, इस पे भी आपका इसमें जोर दिया गया था, यानी टीचर ऑटोनॉमी को भी इसमें इसके ऊपर फोकस किया गया था, जोर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई टीचर बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है या बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा है, तो ये सारी आपकी क्या है, 2005 की जो इंक्लूसिव पॉलिसी है उसको क्या कर रहा है, वो टीचर फॉलो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नई जो आपकी राष्ट्रीय आयोग जो था, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 तक जो चला था, ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पॉलिसी थी। ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2006 में आपका जो हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म एजेंडा था, उसको पब्लिकली इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें सपोर्ट किया गया। और साथ ही साथ जो आपकी नॉलेज जो है उसको, नॉलेज को सोसाइटी, इक्वालिटी, रिफॉर्म और साथ ही साथ जो आपका सिस्टम इंप्रूवमेंट जो है, इसके ऊपर भी इसमें जोर दिया गया। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे, जब कोई भी टीचर ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन में जाता है, रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है, डिजिटल लर्निंग को अपनाता है, तो ये सारे आपके नॉलेज कमीशन टाइप रिफॉर्म की दिशा में चल रहा होता है। तो ये था आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 और 2005, जो 2006 से 2009 तक चला था। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 तक ही आपका चला था। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2009, यानी 2009 की अगर हम बात करें एनसीएफ की, तो इसके अंदर क्या था कि जो आपकी टीचर एजुकेशन है और जो स्कूल एजुकेशन है, इसको एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया था एनसीएफ 2009 में। ठीक है, उसके बाद जो आपका एनसीएफ 2005 था, जो आरटीआई जो था, ठीक है, आरटीआई 2009 से क्या था, आपका प्रभावित था। इसमें आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन को जोड़ा गया था, इक्वालिटी को, जेंडर को, कम्युनिटी नॉलेज को, आईसीटी को, ठीक है, ई लर्निंग्स को और स्कूल इंटर्नशिप ट्रेनिंग सेंटर्स को, इन सबको इसके अंदर ऐड ऑन किया गया था। यही आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इसमें क्या रखा गया, सेंटर्ड में इसमें रखा गया। ठीक है, तो ये था आपका एनसीएफ 2009।
अगर इसे एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल बीएड इंटर्नशिप के दौरान अगर कोई स्टूडेंट टीचर जब क्लासरूम में एक टीचिंग मेथड को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिव बना रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है, तो ये सब आपका एनसीएफ 2009 के अंतर्गत आ रहा है, जो कि क्या है, आपकी एक प्रैक्टिकल वर्जन है, या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल विजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिसी जो है आपकी, वो थे अलग अलग नीति पत्र। ठीक है, जो आपका पहला जो नीति पत्र था 2012 का था, फिर 2017, 2018 और 2019, ये सारे नीति पत्र कौन कौन से थे, डेवलपमेंट के, एजुकेशन डेवलपमेंट के, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम 2012 के नीति पत्र की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या बोला गया था कि जो CAB है, इसने आपका क्या करा था, एक नेशनल मिशन तैयार किया था, जो किस पे बेस्ड था, टीचर और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ही बेस्ड था। इसके अंदर एक कमिटी बनाई जिसका जो उद्देश्य था वो क्या था, टीचर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, टीचर की जो उपस्थिति है उसको बढ़ाना, और साथ में आपका जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर भी उसको, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है आपका, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर भी इसमें जोर दिया गया था, और वर्किंग जो आपकी कंडीशन है उसको सुधारने पर और टीचर की परफॉर्मेंस पर सपोर्ट इसमें करना था। यानी ऑल ओवर जो आपका 2012 का जो नीति पत्र था, इसका जो डेवलपमेंट था वो क्या था, वो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी इसमें जोर दिया गया था। 2017 में जो आपका था, 2017 में जो आपकी डाइट स्ट्रेंथिंग जो गाइडेंस थी, इसमें जारी किया गया कि जो भी डाइट्स होंगी टीचर डेवलपमेंट में, वो NEP 1986 के अनुसार जो आपकी प्री सर्विस होगी, जो इन सर्विस होगी, इन दोनों के लिए ही क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, जो भी आपके संगठन होंगे, शिक्षा से रिलेटेड, यानी आपकी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी संगठन होंगे, जहां से भी टीचर अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जहां से भी वो ट्रेनिंग लेंगे, वो क्या करेगा, NEP 1986 के अनुसार जो आपकी प्री सर्विस है और जो इन सर्विस है, इन दोनों के लिए ही इसमें सोचा गया था, और समय के अनुसार उनका जो झुकाव है वो प्री सर्विस की ओर हो गया था। तो उसी साल जो था ना आपका, वो RTI एक्ट में एक अमेंडमेंट करा गया, यानी एक संशोधन करके उसे फिर से अनट्रेन्ड इन सर्विस प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग के साथ डेडलाइन उसको फिर 31 मार्च 2019 तक इसमें बढ़ाया गया। तो ये था आपका नीति पत्र का विकास, जिसमें हमने जाना 2017 का जो नीति पत्र था वो क्या था। अब हम बात करते हैं 2018 के नीति पत्र। 2018 का जो नीति पत्र था, इसमें समग्र शिक्षा, इसमें शुरुआत की गई समग्र शिक्षा की, जिसमें आपके अलग अलग अभियान जोड़े गए। जैसे पहला था आपका SSA, फिर था आपका RMS, और फिर था आपका टीचर एजुकेशन को एक किसमें करा गया, एक इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर इसमें मिला दिया गया। इसका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल एजुकेशन को एक कंटिन्यूम के रूप में इसमें देखा गया। ठीक है, तो 2018 का जो आपका जो नीति पत्र था, इसमें सभी आपके अभियानों को जोड़ा गया, और प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक की जो एजुकेशन है उसके ऊपर इसमें काम किया गया। उसके बाद है आपका ड्राफ्ट NEP 2019। ड्राफ्ट NEP 2019 इसे इसलिए बोला गया क्योंकि अभी तक इसको जो अप्लाई किया गया है 2020 में किया गया है। ठीक है, 2019 में ये ड्राफ्ट हुई थी, बनी थी। तो इसके अंदर जो आपका टीचर रिक्वायरमेंट है ना, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की इसमें बात की गई थी। ठीक है, जिसमें आपका 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड BEd है उसको मुख्य रूप से बताया गया था। ठीक है, पैरा टीचर्स को समाप्त करा गया था। चॉइस बेस्ड जो आपके कंटिन्यू टीचर के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसके अंदर इसकी बात की गई थी, और टीचर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी बढ़ाने की इसमें बात की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक स्टेट स्कूल है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स अगर वो मॉडल अपनाकर नियर बाय के स्कूल्स के टीचर्स के साथ एक साझा ट्रेनिंग, मेंटरिंग और रिसोर्सेज देती है, तो ये सब क्या है, आपका पॉलिसी थिंकिंग का एक प्रैक्टिकल रूप है। ठीक है, तो ये था आपका ड्राफ्ट NEP 2019। अब हम बात करते हैं अलग अलग जो एजेंसियाज होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है। तो अगर अलग अलग एजेंसी की बात करें, तो जो आपका टीचर डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर जो आपका NCTE जो है, इसके जो स्टैंडर्ड्स है, जो नॉर्म्स है, उसको ये बनाता है। ठीक है, जिसमें आपका NCERT करिकुलम आता है, टीचर सपोर्ट मटेरियल आता है, डाइट्स आता है, प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग, ये सब इसके अंदर दिए जाते हैं। यानी जितनी भी अभी तक हमारी जो एजेंसियां है उनकी क्या भूमिका रही है कि एक जो आपका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है उसको बेहतर बनाने के लिए अलग अलग संगठन, अलग अलग जो करिकुलम है, टीचर सपोर्ट मटेरियल है, उन सबको इसके अंदर जोड़ा गया है, सपोर्ट करने की इसमें बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम जो है उसको एक प्लांट तरीके से उसे बनाना है, यानी एक योजनाबद्ध जो आपका शिक्षा है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है, तभी डेवलपमेंट संभव है, तभी इसके जो स्टैंड्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो हैं और जो नॉर्म्स है उसको भी हम उचित से रख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक टीचर को सिर्फ ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक सपोर्ट, क्लासरूम गाइडेंस, पॉलिसी, ठीक है, और अलग अलग
संस्थाओं से ये सारी चीजें मिलती है, तो ये क्या है, एक एजेंसी नेटवर्क जो है वो शिक्षक को एक प्रोफेशनली ग्रो करने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। यानी टीचर्स को अगर ट्रेनिंग मिल रही है, टेक्स्ट बुक मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है टेक्स्ट बुक से, ठीक है, क्लासरूम गाइडेंस मिल रही है कि किस तरीके से क्लासरूम मैनेज करना है, तो ये सारी के सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या कर रहे हैं कि एजेंसी नेटवर्क को तैयार कर रहे हैं जो टीचर के प्रोफेशनल जो उसकी जो ग्रोथ है उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका विभिन्न एजेंसियों की भूमिका। अब हम इस पूरे चैप्टर के कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इसका कंक्लूजन क्या कहता है कि भारत में जो शिक्षक का जो व्यावसायिक विकास जो है वो सोच और समय के साथ बहुत ज्यादा डेवलप होते आए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो शुरुआती आयोग जो है इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय जरूरतों, सामाजिक विकास के साथ इसमें जोड़ा गया है, और बाद में जो भी आपकी नीतियां हैं वो टीचर ट्रेनिंग, एथिक्स और इंटर्नशिप, ठीक है, और करिकुलम रिफॉर्म, सीपीडी और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इन सब पे इसमें जोर दिया गया है। तभी जो है वो आज टीचर डेवलपमेंट जो है वो आपका एक सिंगल इवेंट नहीं बल्कि एक पॉलिसी सपोर्टेड कंटिन्यूस प्रोसेस बन गया है। तो यानी ये पूरी यूनिट क्या कहती है, पूरा जो चैप्टर जो है वो क्या कहता है कि जो सिर्फ टीचर का जो डेवलपमेंट है वो समय के अनुसार भारत के अंदर समय समय पर सोच के अनुसार, समय के अनुसार विकसित होता रहा है, डेवलप होता रहा है, जिसके अंदर जो शिक्षा की जो राष्ट्रीय जरूरतें जो है उसको भी ध्यान में रखा गया है, शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है, और जो समाज का जो विकास है उससे संबंधित भी इसमें सारी चीजों को ऐड ऑन किया गया है। बाद में जो आपकी जो टीचर ट्रेनिंग एथिक्स है उसको भी इसमें अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।